उसके बाद फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको होमो इरेक्टस बोला गया, जो कि काफी हद तक इंसान जैसा दिखाई देने लग गया था। उस भारत के अंदर खुदाई हुई अलग अलग जगह पर तो कुछ ऐसी चीजें निकली, मूर्तियां निकली, बहुत सारे सिक्के कोइन निकले। मनुष्य ने चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, आविष्कार करना शुरू किया, मनुष्य ने खेती करनी शुरू की। तो देखिए एग्रीकल्चर यहां पर लोग कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और फाइनली आज हम चैनल के ऊपर एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है जीत की उड़ान। फ्रेंड्स, केवल नाम ही मोटिवेशनल नहीं है, इस सीरीज का जब आप एक एक लेक्चर लोगे उसके बाद आप जबरदस्त मोटिवेटेड भी फील करोगे। फ्रेंड्स, जीत की उड़ान में हम लेक्चर्स के अकॉर्डिंग दो सेक्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सेक्शन रहेगा टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज, दूसरा सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश का रहेगा टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक लेक्चर रहने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये लेक्चर किस एग्जाम के लेवल के होने वाले हैं। फ्रेंड्स, चाहे कितने भी बड़े लेवल का एग्जाम क्यों ना हो या फिर कितने भी छोटे लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, एक एक लेक्चर हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वो तो आपको लेक्चर लेने के बाद पता चल ही जाएगा। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, बिगिनर से बिगिनर स्टूडेंट एकदम डीप तरीके से यहां पर सीख पाएगा और एडवांस से एडवांस लेवल का स्टूडेंट और भी एडवांस यहां पर हो पाएगा। इस तरीके से हम चीजों को मैनेज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप आ रहे हो, इस सीरीज से आप जुड़ रहे हो, डेफिनेटली लेक्चर लेने के बाद आप यहां पर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कुछ नया सीख के जाएंगे जो आप आज तक आपने नहीं सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज जीत की उड़ान सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पहले हम यहां पर हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री देखने वाले हैं, यानी कि इतिहास का भी इतिहास, क्योंकि थोड़ा डीप जाने वाले हैं, एकदम बेसिक से लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म आती है नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है कहीं पर इतनी आसानी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल डीप जाने वाले हैं इतिहास के भी इतिहास में। पृथ्वी कैसे बनी थी, धरती का निर्माण कैसे हुआ था, यहां से आज हम चलने वाले हैं। तो पहले मैंने लिखा है ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि धरती का निर्माण आज से कब हुआ था। लगभग 4.8 बिलियन ईयर बैक, लगा के चलिए 4800 करोड़ साल पहले आज से धरती का निर्माण हुआ था। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि धरती के ऊपर जो जीवन आया था, चाहे वो जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हो, बात हो रही है जीव की, मनुष्य की बात नहीं हो रही है। तो लगभग 3.5 बिलियन यानी कि 350 करोड़ साल पहले जीवन पृथ्वी के ऊपर पहली बार आया था। नेक्स्ट है स्टार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर मानव जीवन की उत्पत्ति पहली बार कब हुई थी। वो लगभग आज से 42 लाख साल पहले हुई थी। कितना लंबा टाइम है। तो फ्रेंड्स, इस टर्म को नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि पहली बार मानव की उत्पत्ति कब हुई थी पृथ्वी पर, 42 लाख साल पहले हुई थी। तो एक बार थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेते हैं पृथ्वी के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले आए थे होमोसेपियंस, ठीक है, यानी कि मानव जीव आए थे। उससे भी पहले कुछ आया था, ठीक है, उससे भी पहले कुछ आया था, वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले पृथ्वी के ऊपर पहले मानव जीव की उत्पत्ति हुई, जिसको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, जो कि ऑलमोस्ट मंकी दिखाई दे रहा था। उसके बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको बोला गया होमो हैबिलिसिस। उसके बाद फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको होमो इरेक्टस बोला गया, जो कि काफी हद तक इंसान जैसा दिखाई देने लग गया था। उसके बाद होमो नेanderthalensis हुआ, जो कि और ज्यादा इंसान दिखाई देने लग गया। उसके बाद लास्ट में होमो सेपियंस बना ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, जो कि ऑलमोस्ट इंसान दिखाई दे रहा है, और जिसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जैसे कि आज हम हैं। सब लोग फ्रेंड्स इतना जानते हैं। देखिए, जो होमो सेपियंस आए वो लगभग 30,000 साल पहले से 50,000 साल पहले के बीच में आए, और उससे पहले जो ऑलमोस्ट मंकी दिखाई दे रहा था, जो मानव आया था, वो लगभग 2 करोड़ साल पहले आया। तो इस टाइम के बीच में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। सब लोग होमो सेपियंस के बारे में जानते हैं कि बस हमसे पहले ये थे, इन्होंने पत्थर वगैरह के ऊपर काम किया, आग वगैरह की खोज की, फिर हम आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, और जो होमो सेपियंस आए थे आज से लगभग 30,000 साल पहले होमो सेपियन फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। होमो सेपियंस किसको बोलते हैं?
इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। होमो सैपियंस बोलते हैं ज्ञानी व्यक्ति को, यानी कि जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि है। यानी कि जब ये होमो सैपियंस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इनके पास थोड़ा दिमाग था इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि पत्थर वगैरह का इस्तेमाल, खाने वगैरह के बारे में ये सब कुछ जान चुके थे, लकड़ी वगैरह का, आग वगैरह का इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये था पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। पृथ्वी की उत्पत्ति मैंने आपको बताई कब हुई और फाइनली कब इंसान बनना शुरू हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑलमोस्ट आपको कोई नहीं बताएगा। अब बात हो रही है यहां पर हिस्ट्री की, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल भी आया होगा कि आज हम इतिहास पढ़ पा रहे हैं, हमें पता है कि आज से इतने हजार साल पहले ये हुआ था, भारत के अंदर ये हुआ था, चीन के अंदर ये हुआ था, ये हमें कैसे पता चल पा रहा है। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का जनक यानी कि इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है। ये है फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स, ठीक है। इनको हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ग्रीक ये एक ऑथर थे, लगभग 484 बीसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। भारत, इराक और चीन के संबंधों के बारे में भी काफी ज्यादा इन्होंने बताया। इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ या फिर किताब लिखी थी जिसको हिस्टोरिक बोला गया था, जिससे काफी इतिहास के बारे में पता चला। अब यहां पर मैंने एक टर्म बोली बीसी, ठीक है। एडी आपने सुनी होगी, बीसी सुनी होगी। इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडी बीसी होता क्या है। व्हाट इज द बीसी एंड एडी, समझिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईस्वी पढ़ा होगा, ईस्वी पूर्व पढ़ा होगा, लेकिन ये होता क्या है। बीसी की जो फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको बीसी बिफोर क्राइस्ट बोल देते हैं, या फिर बीसी ईबी इसको बोल देते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। एडी को बोलते हैं यहां पर एनो डोमिनी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बीसी को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उनके जन्म से पहले का जो टाइम है, ठीक है, वो उल्टा उल्टा चलेगा। और उनसे पहले के टाइम को, जन्म के पहले के टाइम को ही बीसी बोलते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उससे पहले के टाइम को बीसी बोलेंगे, समझ गए। इसलिए काउंट होता है। कुछ साल बीसी में लिखे जाते हैं हिस्ट्री में, कुछ साल एडी में लिखे जाते हैं। एडी में जो लिखा जा रहा है वो जीसस क्राइस्ट के समय के बाद का है, और जो पहला है वो उनके पहले लिखा जाता है। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमेन, या फिर कॉमन एरा बोलते हैं, जो कि फिलहाल चला हुआ है 1925, 1950, ये सब कुछ आपने जो सुनोगे 1920, ये सब एडी में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उनके जन्म के बाद एडी बोलते हैं। क्लियर है। एक बार डिटेल से समझा दूं, ये जो लाइन ड्रॉ हो रखी है ये जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उनसे पहले के समय को बीसी बोलते हैं, उनके बाद के समय को एडी बोलते हैं, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, या फिर कॉमन एरा। क्लियर है एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री के फाइनली बारे में बात करते कि आखिर इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी। कुछ हजार साल पहले की बात करेंगे, 4 से 5 हजार साल पहले की डिटेल में बात करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये मैं कहां पर घुस गया, हड़प्पा सभ्यता कहां पर है, या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास कहां पर है, अशोक वगैरह, ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री से भी, हिस्ट्री की पहले की बात चल रही है तो थोड़ा समझिए। सबसे पहले बात आती है सोर्सेज के बारे में कि इतिहास हम पढ़ पा रहे हैं बुक में से, या फिर हमें कोई बता रहा है, हमें पता कैसे चला है कि आज से 200 साल पहले ये हुआ था, आज से 1000 साल पहले ये हुआ था, आज से 3000 साल पहले ये हुआ था, हमको पता कहां से चलेगा। तो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया ऑफ हिस्ट्री ये है क्या, कहां से हमें पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके 2 सोर्सेज है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भारत के इतिहास के सोर्स बताइए, हमें कहां से पता चला है सोर्सेज के बारे में, स्पेशली एंशिएंट प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके 2 सोर्सेज है कॉमन, एक लिटरेरी सोर्स है, ठीक है, और साथ ही हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। लिटरेरी का मतलब है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, जो लिखे गए हैं। इसमें हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी आते हैं, बहुत सारी किताबें भी हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। बहुत सारे महाकाव्य, रामायण, महाभारत है, उनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल का मतलब है बहुत सारे पत्थर वगैरह हैं, या फिर बहुत सारी चीजें, कुछ सिक्के सोने के या फिर तांबे के, कुछ ऐसी चीजें, मुद्राएं हमें मिलती हैं, या फिर इमारतों के ऊपर लिखा हुआ हमें लिखावट मिली है, तो उससे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में, उनसे हमने जाना, ठीक है। तो 2 ये एक साहित्य स्रोत हो गया, और एक आर्कियोलॉजिकल, इसे हम बोलते हैं पुरातात्विक, ठीक है, जो पुराने तत्व हैं उनसे हमें पता चलता है। वैदिक लिटरेचर यानी कि
लिटरेचर जैसे कि मतलब साहित्यिक स्रोत के बारे में बात हो रही है तो हमारे वेद हैं, ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, उनसे पता चलता है, वेदों में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण है हमारे, एपिक का मतलब है जो रामायण और महाभारत है। जैन बुद्धिस्ट इनके भी ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, पता चलता है। संगम लिटरेचर, अदर और भी काफी किताबें, और साथ ही फॉरेन अकाउंट्स का मतलब है कि जो भारत के अंदर प्राचीन भारत में यात्री आए थे, जैसे कि एक फाइयान आया था, एक हैंसोंग आया था, ठीक है, ये जो यात्री आए थे दूसरे देश से, वो अपने देश में गए, उन्होंने किताबें लिखी, उसमें उन्होंने भारत के इतिहास का वर्णन किया, वहां से हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो 2 मेन सोर्सेज है जहां से इनका पता चलता है। अब ऋग्वेद की बात हुई, पहले सोर्स की बात कर रहे हैं हम, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। डिटेल से बाद में पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या है, लेकिन इनमें हमें इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा पता चलती है। इंसान कब पूजा पाठ में घुसा, कब से वो धर्म अपनाने लगा, कब से वो भगवान को मानने लगा, ये सभी चीजें हमारी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में पता चलता है। कब से इंसान हवन वगैरह करने लगा, ठीक है, गीत संगीत के बारे में वर्णन हमें इन वेदों से मिलता है। तो ये भी हमारा एक साहित्यिक स्रोत है इतिहास के बारे में जानने का। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, बौद्ध धर्म में लिखे गए हैं। तो बौद्ध धर्म से पता चलता है लोगों को मोटिवेट करते थे, ठीक है, लोगों ने सुनना शुरू कर दिया था दूसरों की, ठीक है, महासभाएं होनी स्टार्ट हो गई थी, एक धर्म आ गया था बौद्ध धर्म, तो धर्म का यहां से शुरू हो गया था। साथ ही जैन धर्म एक हमारा आया था, जैन धर्म का भी सेम यही है, लोग मोटिवेट होने लग गए थे भगवान के अलावा, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अपनाने लग गए थे। नेक्स्ट है नॉन रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि साहित्य स्रोत तो होते ही हैं कुछ, एक तो धार्मिक साहित्य स्रोत होता है, यानी कि जो धर्म से जुड़े हुए सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा वेद हो गया, धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म हो गया, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म के सोर्सेज हो गए, ये भी धर्म से जुड़े हुए हैं, साथ ही महाकाव्य तो मैंने आपको बता दिया। अब नॉन रिलीजियस का मतलब है जो धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, और उन साहित्य सोर्स से हमें इतिहास का पता चलता है, जिसमें एक हमारा है अर्थशास्त्र, जो कि महाग्रंथ है, चाणक्य ने लिखी थी, इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है, ठीक है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, पता है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा पता चलता है राजनीतिक के बारे में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन काल में कैसी थी, वो हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, ये भी एक हमारा लिटरेरी सोर्स है, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा साहित्यिक थी। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त ने लिखी थी, और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, और साथ ही धनानंद थे, उनके बीच में जो जो हुआ था, चाणक्य ने और जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, कैसे धनानंद को हटाया था और फिर पूरा राजपाट उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, वो सब कुछ इसमें वर्णन किया गया है। तो उस इतिहास के बारे में यहां से पता चलता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, वैसे तो मैं आपको ऐसे भी बता सकता था वर्बली, लेकिन डीप समझ में आएगा कि कहां से हमें इतिहास के बारे में पता चला है। साथ ही एक किताब थी बहुत फेमस, द हर्षचरित्र, ये बाणभट्ट ने लिखी थी, जो कि हर्षवर्धन के राज्य के कवि थे, ठीक है, उस टाइम पर। तो हर्ष के टाइम का इतिहास हमें द हर्षचरित्र से पता चलती है। साथ ही विदेशी और उनके साहित्य, विदेशी यात्री आए थे, फाइयान आया था, और भी काफी सारे आए थे, उनसे पता चलता है। साथ ही हिस्टोरिक इन्होंने जो किताब लिखी थी, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस, उनसे पता चलता है। साथ ही एक और विदेशी यात्री आया था जिसका नाम मैक्सथनीज था, 300 बीसी के आसपास आया था, वो ग्रीक एम्बेसडर यानी कि ग्रीक का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, उसके राज्य में आया था, ठीक है। इसने एक किताब लिखी थी इंडिका, उसमें भारत के इतिहास के बारे में काफी ज्यादा पता चलता है। तो ये मैं आपको लिटरेरी सोर्सेज बता रहा हूं। और एक था हमारा फाहियान, बहुत फेमस है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ये एक चीनी यात्री था जो कि विक्रमादित्य गुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था, लगभग 399 से 415 एडी के बीच में ये आया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो फाहियान यात्री है और चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये तो सब कुछ आगे आएगा, ठीक है।
हम पढ़ रहे हैं पहले उससे भी पहले का कि हमें इतिहास का पता कैसे चलता है। इनके बारे में डिटेलिंग में आपको आने वाले लेक्चर्स में दूंगा। एक और बहुत ही फेमस विदेशी यात्री भारत के अंदर आया था जिसका नाम था हेनसोंग, जो कि 626 से लेकर 644 एडी तक भारत में रहा था, जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हर्षवर्धन जो कि एक ग्रेट हिंदू राजा था जिसको काफी महान भी कहा गया है। इसके बारे में आने वाले किसी लेक्चर में अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन फ्रेंड जो हेनसोंग था इसने भी हिस्ट्री को काफी अच्छे से दर्शाया है अपनी किताब में, काफी लिखा है उसके बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी इसने काफी चीजें बताई हैं। तो हिस्ट्री का जो बड़ा पोर्शन है वो हेनसोंग की वजह से भी पता चलता है हमें। बात कर लेते हैं द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पुरातत्व सोर्सेज, इनसे कैसे पता चलता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के अंदर खुदाई हुई अलग अलग जगह पर तो कुछ ऐसी चीजें निकली, मूर्तियां निकली, बहुत सारे सिक्के कोइन निकले जहां पर सोने के भी सिक्के थे, बहुत सारे तांबे के भी सिक्के थे, बहुत सारी हड्डियां वगैरह निकली, बहुत सारे आभूषण वगैरह निकले, और भी कुछ ऐसी चीजें निकली जिनके ऊपर खुदा हुआ था, यानी कि कुछ बनाया हुआ था। और कुछ औजार भी निकले, पत्थर के बने हुए औजार निकले, कुछ तांबे के बनाए हुए औजार निकले, जिनसे हिस्ट्री के बारे में पता लगाया गया कि उस टाइम पर लोग अपना जीवन कैसे जीते होंगे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे, कैसे लोग उस टाइम पर थे और क्या क्या चीजों के बारे में वो जान चुके थे और क्या क्या काम कर चुके थे, क्या क्या खोज उन्होंने हमारे लिए कर दी थी। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता चलता है। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले कभी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जरूर सुनी होगी, जिसमें से पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। इंग्लिश में ये पैलियोलिथिक एज, इनके बारे में सुना होगा। लेकिन काफी सारे लोग नहीं जानते कि ये है क्या, पाषाण काल या था क्या। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू होता है हमारा पुरा पाषाण काल। मनुष्य आए, ठीक है, मनुष्य ने चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है, चीजों का आविष्कार करना शुरू किया, मनुष्य ने खेती करनी शुरू की। ये सभी चीजें हमें पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल में ही पता चलेगी। अभी तक हम तो ये हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, मैंने आपको थोड़ा आगे का बता दिया कि हमें इतिहास के बारे में कहां कहां से पता चलता है, चीजें लिखी गई हैं, ग्रंथ हैं, उनसे पता चलता है। लेकिन अब हम रियल चीजें पढ़ने वाले हैं कि शुरुआत आखिर कब से हुई थी। इंसान बनना स्टार्ट हो गए थे, इंसान ने काम करना शुरू कर दिया गया था और फिर राजा वगैरह आने लग गए और सभी चीजें शुरू हो गई। तो सबसे पहले आता है हमारा पैलियोलिथिक एज, पुरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक के बीच का टाइम है। टाइम देख रहे हो, 25 लाख से लेकर 10,000 बीसी, कितने पुराने टाइम की बात हो रही है। बीसी में आपको बता ही चुका हूं क्या फंडा है इसका। तो फ्रेंड्स, पुरा पाषाण काल में इंसान तो आ चुके थे, होमो सैपियंस आ चुके थे, इनके पास दिमाग था, इस्तेमाल ये कर सकते थे। तो पुरा पाषाण काल के लोगों ने क्या किया, पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। पत्थर से उन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए, पत्थर से उन्होंने कुछ आकृतियां बनानी शुरू कर दी और पत्थर की मदद से उन्होंने पहली बार आग भी जला ली थी। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था यहाँ के इंसानों के थ्रू। उस टाइम पर इनके पास कोई घर वगैरह नहीं थे, ठीक है। खाना एकत्रित करने के बारे में भी ये नहीं जानते थे, खाने का महत्व भी कोई खास ये नहीं जानते थे कि किस टाइप का खाना चाहिए और खाने को इकट्ठा भी करना चाहिए फ्यूचर के लिए, ये सब चीज ये नहीं जानते थे। कपड़े वगैरह के बारे में कुछ भी इनको नहीं पता था, चित्र वगैरह, लिखावट वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। बस दिमाग था, आग वगैरह जला लेते, खा पी लेते थे और बाकी सब कुछ ये पत्थर से ही करते थे, ठीक है। ये था हमारा पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल, जो कि 9000 से लेकर 4000 बीसी के बीच का टाइम है। टाइम नोट कर लीजिएगा, इसको मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस एज में क्या हुआ था, यहाँ के लोग जो थे वो थोड़े से और ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, चीजों का इस्तेमाल करना जान गए थे, ठीक है। पत्थर के औजार तो वो लोग बना के चले गए, इन्होंने उनको थोड़ा सा और छोटा कर दिया, माइक्रो स्टोन उनको बोलने लग गए, यानी कि छोटे औजार इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और साथ ही इस टाइम पर ये थोड़ा रहन सहन के बारे में जान गए थे, यानी कि घर जैसे झोपड़े वगैरह इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, अलग अलग इस टाइप का, ठीक है। आग ये अच्छे से जलाना जान गए थे, लकड़ियों का इस्तेमाल इन्होंने भरपूर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर इन्होंने लकड़ियों के औजार बनाना भी शुरू कर दिया था इस मध्य पाषाण काल के लोगों ने। तो इस काल के लोगों का जीवन भी शिकार के ऊपर ही टिका हुआ था। इस काल की खास बात ये थी कि लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल करना जान गए थे, आग तो जलाते थे ही, लेकिन लकड़ी से औजार वगैरह बनाने लग गए थे, हथियार बनाने
लग गए थे, यानी कि इन्होंने लकड़ी से तीर वगैरह बनाए जिससे शिकार करते थे और उसे ही खाते थे, क्योंकि आग का तो आविष्कार ये कर ही चुके थे। और साथ ही ये जानवर को भी पालने लग गए थे। जानवर में डिफरेंस इनको पता चल गया था। इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था, ठीक है, इस काल में। और ये फिशिंग वगैरह के बारे में भी जान गए थे, यानी कि फिश को भी खाते थे ये लोग, ठीक है, उनका भी शिकार कर। तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल। इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था कि बहुत ज्यादा हो गया हो। नेक्स्ट आता है हमारा नव पाषाण काल, जो कि उस टाइम का सबसे नया काल माना जाता है, जो कि 9000 से लेकर 1000 बीसी, यानी कि काफी नजदीक आ चुका है 1000 बीसी। तो ठीक है, इसको न्योलिथिक एज बोला जाता है या फिर न्यू स्टेन एज भी बोला जाता है। यहाँ के जो लोग थे, यानी कि इस टाइम में आते आते लोग काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। मतलब उन्होंने खाने पीने का भी जुगाड़ बढ़िया कर लिया था, रहन सहन का भी जुगाड़ बढ़िया कर लिया था, कपड़े वगैरह यहाँ पर लोग पहनना शुरू कर चुके थे। यहाँ के लोगों का जो जीवन हो गया था वो शिकार को छोड़कर अब वो खेती करने लग गए थे, ठीक है। यहाँ पर लोग खेती कर रहे थे, देखिए एग्रीकल्चर यहाँ पर लोग कर रहे थे, डोमेस्टिक जीवन यहाँ पर लोग जी रहे थे, यानी कि घर लोगों ने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था। और सबसे जरूरी बात, खाने को स्टोर करना इन्होंने शुरू कर दिया था और खाने को उत्पन्न करना भी शुरू कर दिया था, यानी कि अनाज वगैरह इन्होंने उगाना शुरू कर दिया, जो कि खेती इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। काफी लोग सोचते हैं हड़प्पा सभ्यता में आई थी, ये उसी के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। नवपाषाण काल के बाद ही हड़प्पा सभ्यता शुरू हो गई थी। तो यहां पर ये लोग पशुपालन भी करने लग गए थे। इनका जीवन खेती के बाद कृषि करके खाना उगाना और फिर पका के खाना तो था ही, लेकिन साथ ही पशुपालन भी करने लग गए थे, यानी कि भैंस वगैरह, भेड़ें, ठीक है, भेड़ें इन्होंने पालनी शुरू कर दी थी इस टाइम पर, ठीक है। कुत्ते वगैरह को पालना भी वो तो पहले ही काल में शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लूम वगैरह करने लग गए थे। गांव यहाँ पर इन्होंने बसा लिया था, यानी कि 7-8 घर इन्होंने बना के वहां पर उसको गांव टाइप का इन्होंने सिचुएशन कर दी थी। तो ये पूरी आप इमेज देख रहे हैं, घर वगैरह कैसे बना रखे हैं इन्होंने, और कैसे यहाँ पर देखिए कुछ भैंस या फिर गाय टाइप बंधी हुई है, साथ ही भेड़े चल रही है यहाँ पर, तो ये बता रहा है। और साथ ही देखिए मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करके क्या क्या चीजें ये बना रही है, यानी कि बर्तन वगैरह इन्होंने यहाँ से बनाना शुरू कर दिया था। पत्थर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी इन्होंने यहाँ पर अच्छे से बनाना शुरू कर दिया था। तो ये खास बात थी नवपाषाण काल की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था। ये पूछ लिया जाता है आग का जो इस्तेमाल हुआ था वो सबसे पहले कौन से काल में हुआ था। तीनों में से सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था या फिर नवपाषाण काल में हुआ था। आग का इस्तेमाल तो पुरापाषाण काल में ही हो गया था। और तांबे का भी जो इस्तेमाल शुरू हुआ था वो यहां पर ही हो गया था। तांबे की खोज नवपाषाण काल में ही हो गई थी। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सच है, ठीक है। तांबे की खोज यहीं पर इन्होंने कर ली थी। तो ये पूरा सिस्टम था नवपाषाण काल का। तीनों पाषाण काल खत्म होते हैं, इसके बाद हमारा आएगा हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। बहुत पुरानी सभ्यता है, लगभग आज से 3-3 हजार साल पहले की हम बात करेंगे। ये फ्रेंड्स एक टाइम होने वाला है, ठीक है। उस टाइम के लोग कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता ये भारत के अंदर की सभ्यता थी, पाकिस्तान तक फैली हुई थी। पाकिस्तान तो बाद में अलग हुआ, लेकिन पहले तो एक ही हिस्सा था। फ्रेंड्स मिस्र की भी सभ्यता हुई है। चीन की सभ्यता आज से 7000 साल पहली थी कि चीन में जो लोग आए थे, पहला इंसान आया था, वो किस टाइप का था, कैसे कैसे लोग रहते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने जरूर सुनी होगी। तो अलग अलग देश में अपनी अपनी सभ्यता हुई थी। हम भारत के अंदर रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने केवल बेस कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कैसे वो लोग थे, किस किस चीज की उन्होंने खोज कर ली थी, किस टाइप के वो नगर घर वगैरह बनाने लग गए थे, कितना भेदभाव आने लग गया था, ठीक है, किस किस चीज का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर हमारा काफी है, काफी छोटा सा लेक्चर था। पहला लेक्चर था ना हमारा, ठीक है, जीत की उड़ान का, तो हमने छोटा सा रखा है ताकि बेस भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और थोड़ी सी चीजें आपको इसके बारे में बता सकूं। छोटा सा रखा है। बाकी जितने भी इस सीरीज के लेक्चर आएंगे, इंग्लिश के और फिर जीएस का हो, वो लगभग 1 घंटे का। तो काफी छोटा लेक्चर था, एकदम बेसिक लेक्चर था। इस लेक्चर में मोस्टली हमने कवर किया है कि हिस्ट्री के बारे में हमें कहां से पता चलता है, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि यार हिस्ट्री के बारे में हमें कहां से पता चल रहा है। आजकल बुक से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, वहां तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये तो आज की बात हो रही है यार, इतने मॉडर्न जमाने की बात हो रही है। लेकिन उस टाइम की बात, आज से इतने करोड़ साल पहले की बात हमको कैसे पता चल रही है, उसका तो आपको पता होना ही चाहिए।
तो दो बड़े सोर्स मैंने आपको बताए, एक आर्कोलॉजिकल सोर्स और साथ ही एक लिटरेरी सोर्स, यानी कि साहित्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह है, और आर्कोलॉजिकल जो हमारे पत्थर के बने हुए औजार, मूर्तियां वगैरह जो मिलती हैं, या फिर सिक्के सोने के वगैरह मिलते हैं, इस टाइप की जो चीजें मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है। और बाकी जो इमारतें वगैरह भारत के अंदर गुफाएं हैं वो भी आर्कोलॉजिकल सोर्स में ही आता है। तो ये पूरा फंडा है फ्रेंड्स हिस्ट्री का। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कि हमारा इंग्लिश का रहेगा फिर जीएस का ही रहेगा। जीत की उड़ान ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इसके ऊपर प्यार दिखाते रहिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि जीत की उड़ान शुरू हो चुका है वे टू सक्सेस के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।